हमारी टॉक का सब्जेक्ट है वो है हाउ टू स्टे फिट एंड फील एनर्जेटिक। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास एक कंसर्न डाली थी कि वी डोंट फील एनर्जेटिक। तो स्टेइंग फिट और फीलिंग एनर्जेटिक इज क्लोजली इंटरलिंक्ड, और आज हम इसी को जानेंगे कि कैसे हम डाइट से, अपने आहार से, अपनी दिनचर्या से अपने आप को फिट रख सकते हैं और कैसे इससे हमारा एनर्जी लेवल दुगना तिगुना 4 गुना हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम बिगिंस हियर। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है उसकी चर्चा करते हैं। हमारी सबकी ह्यूमन बॉडी का हमारी हाइट के हिसाब से एक मैक्सिमम वेट होता है, कैपेसिटी होती है बोन्स की, जिसको हम बोलते हैं बीएमआई। यानी कि हम सबकी हाइट के हिसाब से हमारा वेट की एक रेंज होती है। उससे ज्यादा अगर हमारा बॉडी वेट होता है तो वो केवल शरीर की सतही तौर पे प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि इंटरनली भी वो पूरी बॉडी को प्रॉब्लम में डाल देता है और अलग अलग बीमारियां पैदा होने लगती हैं। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये साइलेंट प्रॉब्लम कई बार विजिबली किसी डिसीज के रूप में भी दिखने लग जाती है। हमें रियलाइजेशन नहीं होता, लेकिन बहुत तरह के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होने लगते हैं। और देखा जाए तो सब चीज की जड़ होता है हमारे वेट का बढ़ा हुआ होना, और इस चीज के लिए हमें बहुत अवेयर होने की जरूरत है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंटर में ओबेसिटी है, यानी कि आपका वजन का बढ़ा हुआ होना। शुरू में हम रियलाइज इस चीज को नहीं करते हैं, पर धीरे धीरे जब घुटनों में पेन आने लगता है या फिर हमारी डायबिटीज मेलाइटिस आ जाती है, हमें शुगर की बीमारी कैसे होती है, हम जब ओबीज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है और वो धीरे धीरे डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी पूरी बॉडी में एक धीमी तौर पे इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है जब हम ओवरवेट होते हैं तो। और इसी तरह अस्थमा और स्लीप एपनिया और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है, पीसीओएस, जिन सब में मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। और इसको रिवर्स करने से बहुत सारी बीमारियों से हम मुक्ति छुटकारा पा जाते हैं, और वेट एक नॉर्मल रेंज में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बेसिकली हमारी वेलनेस को या हमारे वेट को पूरी तरह से अफेक्ट करती है। तो उनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे मेजर और अहम रोल होता है आपके डाइट का। 80% रोल प्ले करता है आपका डाइट का सिलेक्शन। आप क्या फूड सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, वो आपके वेट को, आपकी हेल्थ को डिसाइड करता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका मूवमेंट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल। क्योंकि समय के साथ साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ, रिसोर्सेस के बढ़ने के साथ साथ हम बहुत ज्यादा, हमारी मूवमेंट में कमी आई है। हमारे सब काम एक रिमोट कंट्रोल के बटन के जैसे सब काम हो जाते हैं। अगर हम कोशिश ना करें तो हम दिन भर एक जगह में हम बैठे रह के भी अपने पूरे काम करा सकते हैं। इस वजह से आपका जो मूवमेंट है, और हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट के लिए बनी हुई है, तो एक्सरसाइज एक बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल वेलनेस पे। थर्ड है स्लीप। आपकी जो नींद है, जिसको हम टोटली हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, कभी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मैरिज है, हम पूरी पूरी रात जग लेते हैं, लेकिन जो स्लीप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्यूरिंग स्लीप आपकी बॉडी, पूरी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, हील करती है। तो स्लीप का ना होना या डिस्टर्ब स्लीप का होना भी आपकी वेलनेस को डिसाइड करता है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका इमोशनल लेवल। आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, ये बात तय करती है कि आप ओवरऑल कितने स्वस्थ रहते हैं। आपकी बीमारियों में आपके इमोशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये चीजें हमारी दिनचर्या में हमारे अपने एनर्जी लेवल को कैसे अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। डाइट या फिर फूड जो हम खाते हैं, ये एक तरह से हमारी बॉडी के लिए इंफॉर्मेशन होती है। जो भी चीज हम खाते हैं उसी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो प्रोग्राम होती है, डिजाइन होती है। इसलिए कहा भी गया है, यू आर व्हाट यू ईट। आप आज जो कुछ भी दिख रहे हैं, आज आप जैसा भी बॉडी शेप कैरी कर रहे हैं, वो सब आप अपने खाने पीने के सिलेक्शन से, आपकी दिनचर्या से ही आप वो रिफ्लेक्शन अपना कैरी कर रहे हैं। तो एक चीज जो हम वाकिफ नहीं होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आज आपको जाननी बहुत जरूरी है, वो है कैलोरी डेंसिटी। यानी कि पर ग्राम फूड का, अलग अलग फूड का पर ग्राम आपको डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीज देता है।
कुछ चीजें कैलोरी में डेंस होती है, यानी उसका पर ग्राम आपको ज्यादा कैलोरी देता है, और कुछ चीजें कैलोरी में लाइट होती हैं, यानी कि उसका पर ग्राम आपको कम कैलोरी देता है। अगर आपने अपने डाइट में उन चीजों को सिलेक्ट किया जो कैलोरी में डेंस हैं, तो आपकी ओवरऑल जो दिन भर की जो कैलोरी है वो बहुत शूटअप हो सकती है, 4 गुना भी जा सकती है। और अगर आपने उन चीजों को सिलेक्ट किया जो कैलोरी में लाइट हैं, जो डेंस नहीं है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पेट भरे हुए रहते हुए भी आप अपने वेट को नॉर्मल लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। अपने वेट को अगर ज्यादा है तो कम कर सकते हैं। ये एक जादू की छड़ी के जैसे काम करता है। जैसे ही आप ये चेंज अपने रूटीन में करते हैं तो आप देखते हैं कि आप भूखे नहीं हैं, उसके बावजूद आप अपने वजन को घटा पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें इस रेंज में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने उसको बढ़ते हुए क्रम में जमाया है। सबसे पहले आता है वाटर, जिसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। तो वाटर में कोई कैलोरी नहीं होती है। उसके बाद हम आते हैं वेजिटेबल्स पे। वेजिटेबल्स का 80% पानी होता है, उसमें मिनरल और विटामिन होते हैं। जो 20% हिस्सा होता है वो केवल आपको कैलोरीज देता है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो वेजिटेबल को पकड़ के चलिए कि वो 100 ग्राम जब हम वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं तो वो आपको 20% कैलोरी देते हैं। तो इसको हम 20% में रख देते हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट्स का भी मेजर हिस्सा पानी से होता है भरा हुआ। उसका अगर वेजिटेबल 20% कैलोरी दे रहे हैं तो फ्रूट्स जो होते हैं वो 50% कैलोरी आपको देते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके ग्रेन और दालों पे। जो आप अनाज खाते हैं, चपाती, ब्रेड और जितनी भी तरह की दालें होती हैं, उससे उसकी अगर हम बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ये हमें 100 कैलोरी देते हैं, 100% हम इसको मान लेते हैं। शुगर जो होती है वो प्योर कैलोरी है, पर ग्राम 4 कैलोरी देती है, यानी कि ये 400 गुना है, मतलब 400 टाइम्स ये हमें कैलोरी देती है। ऑयल जो होता है उसका पर ग्राम 9 कैलोरी देता है, तो इसको 900 गुना मान लीजिए। और जिन चीजों में ऑयल और शुगर दोनों डला हुआ है वो पूरा 1000 कैलोरी पे हम इसको मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह अगर किसी ने एक पेस्ट्री से पेट भर लिया, पेस्ट्री जिसमें बहुत ज्यादा शुगर भी है और बहुत ज्यादा फैट भी है, तो वो कैसे अपना जो रिक्वायरमेंट है उससे वो कितने गुना ज्यादा वो खा सकता है। क्योंकि ये स्केल हमने शुरू की थी 20 से और ये पहुंच गई 1000 तक। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कितना मेजर फर्क होता है। और वहीं अगर आपने प्लेट भर के वेजिटेबल से अपने पेट को भरा है तो आप कितनी कम कैलोरी में अपने पेट को भर सकते हैं। यही आपको ये सारी जो बातें हैं यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर हो रही है। और हमारी जो इंडियन डाइट होती है उसमें हम ग्रेन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब हम चपाती ज्यादा ले लेते हैं, या चावल या सूजी या वॉटेवर जो भी ग्रेन होता है उसको हम ज्यादा ले लेते हैं। दाल जरा सी लेते हैं, सब्जियां जरा सी लेते हैं, और फ्रूट्स तो बहुत सारे लोग हैं जो दिनचर्या में खाते ही नहीं है। तो हमारा जो मेजर पेट भरता है वो अनाज या फिर दालों से भरता है। इसीलिए हमारी जो डाइट होती है वो कार्ब्स रिच डाइट होती है। और कई बार जब हम ध्यान नहीं देते और फिजिकल मूवमेंट कम होता है, या फिर एज के साथ साथ जैसे जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म लो होता है, तो हम वेट गेन करने लग जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक क्वालिटी शिफ्ट करना है डाइट में। आपको ज्यादा हिस्सा कच्ची चीजों से, वेजिटेबल और फ्रूट से लेना है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। और जब वो आपकी बॉडी में जाते हैं तो न केवल आपको मिनरल और विटामिन देते हैं, बट ऑल्सो आपका कैलोरी को भी बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं, और आप अच्छा वेट लूज करते हो और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एनर्जी भरपूर होती है। तो हम क्या खाएं? तो राइट सिलेक्शन ऑफ फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सही चीज सेलेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक गुड फूड इन लार्ज क्वांटिटी एंड बैड इन स्मॉलर क्वांटिटी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि आपको कुछ चीजें अपनी रूटीन से हटा देनी चाहिए, कि आपको अच्छी चीजों को, जो लो कैलोरी चीजें हैं वो लार्जर क्वांटिटी में लेना है, और जो चीजें कैलोरी में बहुत ज्यादा डेंस है जैसे गुलाब जामुन जिसमें फैट भी होता है और शुगर भी होती है, तो इन चीजों को आपको स्मॉलर क्वांटिटी में लेना है। तो हमें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? तो ये गोल्डन सीक्रेट है जिससे आप कभी भी गलत नहीं होंगे। आपको कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी डाइट को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, और जो लोग का वेट ज्यादा है
वो इस अप्रोच को फॉलो करके अपने वेट को भी बैलेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपनी प्लेट इमेजिन करनी है, उसको बीच से डिवाइड करना है और फिर आधा हिस्सा आपको रॉ चीजों का खाना है, जिसमें ज्यादा वेजीज होंगे, 1/4 आपका फ्रूट होगा और उसके बाद बचे हुए आधे हिस्से में आप अपने प्रोटीन्स को डालें, जिसमें दालें, आपकी चना, मूंग, मोठ, जो भी आपकी पल्सेस हैं वो रखें और 1/4 हिस्से में आप अपने अनाज को रखें और एक छोटा हिस्सा आप डेयरी का रखें, जिसमें 1 कप मिल्क, कर्ड या बटर मिल्क, ये सब आप डाल सकते हैं। और इस तरह से जब आप ये अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप सही खाना आप खा के अपने वेट को भी कम कर सकते हैं और जिनका हेल्दी वेट है वो अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए खाने पीने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होती है और जिसके कारण हम डिसीज के ट्रैप में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन या फिर वेट गेन या डायबिटीज या बीपी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन सभी के लिए ये मैसेज है मेरा कि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है, नेवर स्टार्ट योर डे विथ टी एंड बिस्किट्स। जो टी और बिस्किट होते हैं वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है। टी और बिस्किट से अपने दिन की शुरुआत कभी भी ना करें, कारण चाय में 1 चम्मच शुगर तो हम डालते ही हैं। ये 1 चम्मच शुगर यानी कि 5 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, मैंने आपको बताया 5 ग्राम स्ट्रेट अवे 4 कैलोरीज पर ग्राम देती है। तो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको देगी 20 कैलोरी, यानी 1 चम्मच शुगर से हमको मिली 20 कैलोरी। ये 20 कैलोरी अगर आपने हर दिन लेते गए तो 365 गुणा 20 जब हम करते हैं तो 7000 किलो कैलोरी हम एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं साल के एंड में, जिसका मतलब है 7000 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1 केजी फैट। 1 किलो फैट को कम करने के लिए हमें 7000 कैलोरी डेफिसिट करनी होती है। तो आपकी ये जो चाय है ये अनजाने तौर पे आपको अर्ली मॉर्निंग शुगर का रश दे रही है, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके साथ जब आप बिस्किट, टोस्ट या फिर मारी बिस्किट भी, कोई भी बिस्किट है, तो उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो वो रिफाइंड फ्लोर और रिफाइंड शुगर से बनती है, दूसरा उसमें जो फैट एडेड होता है वो फैट अच्छी क्वालिटी का फैट नहीं होता है, उसे हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट कुछ बिस्किट हैं जो ऐसा क्लेम करते हैं कि बहुत हेल्दी बिस्किट्स हैं, उनमें भी ट्रांस फैट एडेड होते हैं, क्योंकि ट्रांस फैट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर में उसको स्टेबल रखते हैं और शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की बढ़ाते हैं। इसलिए जो मैक्सिमम बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या बिस्किट्स हैं या बाजार में जो भी हमें अपने सुपरमार्केट में चीजें मिलती हैं, उन सब में ट्रांस फैट ही ऐड किया जाता है, जो आपके हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टी और बिस्किट होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो फिर हम क्या चीज से अपने दिन की शुरुआत करें? तो दिन की शुरुआत हमेशा हमें पानी से करनी चाहिए और पानी के बाद 2 या 3 ग्लास जब हम पानी पी लेते हैं तो उसके बाद हमें लेमन पानी, नींबू पानी लेना चाहिए, जिसमें हमें हनी, नमक या कोई भी दूसरी स्वीटनर या सॉल्ट ऐड नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमें ग्रीन स्मूदी, जो वेजिटेबल की ग्रीन स्मूदी होती है, पालक डाल के जो बनती है, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी बॉडी को एक बहुत अच्छी शुरुआत देने का। तो आप चाय और बिस्किट अगर आप लोग ले रहे हैं तो उससे अपने दिन की शुरुआत न करें, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है आपकी हेल्थ के लिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना डिनर बहुत लेट करते हैं। अब जबकि ऐसा टाइम चल रहा है जब हम अर्ली डिनर करना अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे काम इतने लेट नाइट नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे घर पे मैंने देखे हैं जिसमें जेंट्स बहुत लेट घर आते हैं और जिनकी वजह से पूरी फैमिली बहुत लेट डिनर करती है। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है हमारा लॉकडाउन का या फिर अब अनलॉक टाइम चालू हो गया है, तो इसमें हम अपने डिनर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एटलीस्ट जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो अपने डिनर को एज अर्ली एज पॉसिबल अगर करें तो उनके हेल्थ में बहुत सुधार आता है। एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम उनको नहीं आती है। एटलीस्ट 3 घंटे का गैप रखें आप सोने के पहले अपने डिनर के लिए। और जितने भी लोग हैं मैंने देखा है वो शाम को कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्टी स्नैक्स कर लेते हैं। 6 बजे बहुत तेज भूख लगती है, उस समय आपको डिनर कर लेना चाहिए और फिर आपको अगर भूख लगे तो फिर कुछ हल्का सैलेड या सूप या फ्रूट्स खा के आपको सोना चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि 6 बजे जब पीक हंगर का टाइम होता है, जब एक्सेस भूख का टाइम होता है, तो उस समय आप अपनी बॉडी को अच्छी हेल्दी चीजें नहीं देते हो और फिर जब डिनर जब वो टाइम निकल जाता है और लेट अपनी बॉडी को लोड करते हो आप डिनर से, तो ये पूरी बॉडी की जो व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब कर देता है।
तो आपको डिनर अर्ली करना चाहिए और सोने के पहले आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए, कुछ दूसरी चीजें, हैवी चीजें उसको नहीं देनी चाहिए। तीसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है और जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, पानी कम लेते रहते हैं। तो पानी का इंटेक अगर बॉडी में कम रहता है तो जितनी भी गट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो इसी से लिंक्ड रहती है, और कई बार बॉडी में एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो भी कम पानी पीने की वजह से होती है। पानी का इंटेक बढ़ाते ही साथ हमारी बॉडी में वेट लॉस भी चालू हो जाता है। न केवल बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है बल्कि पानी का इंटेक बढ़ाते ही साथ बहुत सारे बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं, स्किन अच्छी होने लगती है, हेयर का जो टेक्सचर होता है वो इंप्रूव होता है, हेयर फॉल रुकने लगता है। तो पानी को कैसे आप पीना चाहिए, आपको अपना आप पानी सही पी रहे हैं कि नहीं उसका एक तरीका है चेक करने का कि आप अपने यूरिन का कलर को चेक करें। अगर आपका यूरिन का कलर डार्क है, डार्क येलो है, तो आप पानी कम पी रहे हैं। इट शुड बी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर। और बहुत सारी इलनेसेस है जो इनसफिशिएंट पानी से लिंक्ड है, तो पानी को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी वेट से गुणा करेंगे, अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आता है वो आपका पानी का इंटेक है, पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरा वजन 50 kg है तो मेरी पानी का रिक्वायरमेंट 2.5 लीटर है। तो इस तरह से आप अपनी पानी की रिक्वायरमेंट निकालें और पानी को बढ़ाएं। इसके बाद एक नहीं रहता और हम बहुत सारी कैलोरीज, हिडन कैलोरीज ले लेते हैं। और जैसे कि हम फुल फैट मिल्क लेते होते हैं, जो फुल फैट मिल्क होता है उसमें फैट परसेंटेज बहुत हाई होता है। तो अगर हम उसके बदले स्किम्ड मिल्क लें या टोन्ड मिल्क लें तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन कैलोरीज में काफी फर्क आ जाता है। तो मिल्क में नॉर्मली 8% फैट होता है, यानी कि 8 ग्राम पर 100 ml मिल्क में फैट होता है। जब हम उसकी टोन्ड वेराइटी लेते हैं तो उसमें 4 ग्राम फैट हो जाता है, यानी कि जस्ट हाफ। और आपको पता है कि फैट पर ग्राम 9 कैलोरी देता है, तो हम अच्छी खासी वो कम कर सकते हैं कैलोरीज। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो घी पे, चपाती पे घी ऐड करते हैं। अगेन घी सैचुरेटेड फैट है, उसकी एक लिमिट में ही उसका इंटेक सही है। तो मेरा एडवाइस है कि आप अननेसेसरी ये सारी हिडन कैलोरीज को आप बहुत आराम से अपनी डाइट में से हटा सकते हैं बिना किसी डिफरेंस के। तो आपको ये सब चीजें एडिशनल नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पॉपकॉर्न, गुपचुप या फिर इवनिंग में जो स्नैक्स लेते हैं वो सब तो बिल्कुल ड्राई आइटम है, हल्के आइटम है, लिए जा सकते हैं। पर ये भी एक तरह का मिथ है, क्योंकि पॉपकॉर्न जो बाजार में एक्टिव पॉपकॉर्न आता है उसमें जो फैट डला होता है, बटर डला होता है, वो बहुत ही बैड क्वालिटी का फैट होता है। और जो गुपचुप होते हैं वो तले हुए होते हैं, आप सब जानते हैं। तो ये सभी चीजें जो ड्राई दिखती हैं वो जरूरी नहीं है कि वो लो कैलोरी हो, तो आपको उसके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर फूड लेबल पे लिखा है नो शुगर, नो एडेड शुगर, लेकिन कई बार उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया हुआ रहता है, या फिर जिनमें शुगर ऐड नहीं है उसमें हो सकता है फैट एडेड हो। तो मिसलीडिंग फूड लेबल पढ़ के आप चीजों को जज ना करें। सबसे बेस्ट होता है कि डब्बे में जो चीजें आ रही हैं आप उस पर रिलाय न करते हुए, हमारे इंडिया में हम एफोर्ड कर सकते हैं कि हम फ्रेश मेड चीजें खा सकें। हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास सभी चीजें हैं, तो हम जितनी भी चीजों को फ्रेश बना के, फ्रेश मेड हम चीजों को खाएं तो वो बेस्ट होता है। तो मिसलीडिंग फूड लेबल्स पे ना जाएं। इसके बाद एक जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि अपने मॉडिफिकेशन मील का नहीं करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस होने लगती है। एज के साथ साथ हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट? बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि कैलोरी की वो रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, यानी ब्रेन फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन, लिवर फंक्शन, इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन के लिए जितनी कैलोरी चाहिए वो आपकी बेसिक मिनिमम कैलोरी है। ये कैलोरी की रिक्वायरमेंट एज के साथ साथ कम होने लगती है, और ये कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम होने से हमारा जो फूड होता है उसको भी हमें कम खाना चाहिए, नहीं तो हम धीरे धीरे वेट गेन करते जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन होता है। लोगों को लगता है मैं पहले भी 2 चपाती खाती थी और अभी 2 चपाती खाती हूँ, लेकिन अब मेरा वेट बढ़ क्यों रहा है? तो इसके पीछे आंसर यही है कि आपकी एज जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है आपके खाने पीने में एक बदलाव लाना जरूरी है। आपकी क्वालिटी अब आपको कैलोरी डेंस चीजों से नहीं लेनी है, कैलोरी लाइट चीजों से लेनी चाहिए, या फिर आप अपने एक्सरसाइज में भी बदलाव करिए। जो मेल होते हैं उनको ये एडवांटेज होता है कि उनका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा हाई होता है फीमेल से। इसके अलावा अगर किसी को थायराइड है तो वो दूसरों के मुताबिक उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन होता है, उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम होती है।
या किसी की बॉडी में अगर मसल से फैट का रेशियो कम है, अगर फैट ज्यादा है मसल कम है, तो उनका भी मेटाबॉलिक रेट स्लो रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसे हमें पता कर लेना चाहिए और अकॉर्डिंगली अपने मील को मैनेज करना चाहिए। लास्ट जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, जो गलतियां लोग करते हैं, वो ये है कि लोग बहुत थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं, जब बोलते हैं कि हम आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, और जब मैं पूछती हूँ कि क्या एक्सरसाइज करते हैं, तो बताते हैं हम ब्रीदिंग करते हैं, कपालभाति करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो लोग कंफ्यूज होते हैं एक्सरसाइज को प्राणायाम से। तो प्राणायाम जो होती है वो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग टहलते हैं शाम को, सुबह में बातचीत करते करते, वो भी आपकी एक्सरसाइज में काउंट नहीं होती है। तो बेसिकली वी इंडियन एज ए पॉपुलेशन हम बहुत अंडर एक्सरसाइज करते हैं और ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यानी कि हम एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत हाई रहती है कि हम तो डेली ये करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के तरीके से नहीं करते हैं। तो एक्सरसाइज का एक प्रोटोकॉल होता है कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली वार्म अप करें 10 मिनट, 5 बॉडी को वार्म अप करें। उसके बाद हम अच्छी स्पीड में एक्सरसाइज करें, जिसको हम चैलेंजिंग रखें। यानी कि अगर कल हम जिस स्पीड में करते थे वही स्पीड में आज नहीं करना है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। और उसके बाद अपनी बॉडी को कूल डाउन भी करें। सेम टाइप की अगर एक्सरसाइज सालों साल करते रहेंगे तो बॉडी उससे अडेप्ट हो जाती है और फिर आपको फायदा देना बंद कर देती है, क्योंकि उतनी एक्टिविटी की तो बॉडी को आदत हो जाती है। अब बॉडी को एक लेवल ऊपर भी आपको लेके जाना चाहिए। तो एक्टिविटी हमेशा चैलेंजिंग होनी चाहिए और आपको अलग अलग फॉर्म की एक्सरसाइजेस ट्राई करनी चाहिए। हर समय आपको वॉकिंग हेल्प नहीं करेगी, कुछ दिन आपको स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि प्लैंक हो गया, सिटअप, पुशअप, स्क्वाट्स हो गए, आप उठक बैठक जो करते हैं, दंड बैठक करते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आपके मसल की ताकत को बढ़ाती है। यानी कि जो योगा के एक्सरसाइजेस होते हैं, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस, वो आपको करनी चाहिए। और वॉकिंग और टॉकिंग से कोई रिजल्ट नहीं आता। जब आप वॉक करते हैं तो इट शुड बी ब्रिस्क वॉक, जिसमें आप बहुत सारी डीप ब्रीदिंग अंदर ले रहे हैं। आप किसी से टॉक करने की पोजीशन में आप नहीं होते हैं, तभी माना जाता है कि आप अपनी मैक्सिमम स्पीड में वॉक कर रहे हैं। अगर आप वॉक करते करते बात कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी मैक्सिमम स्पीड में नहीं चल रहे हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। एक वो जो एक्सरसाइज करते हैं फिर दिन भर एक्टिव नहीं रहते हैं, उनको भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। सेकंड लोग हैं जो न तो एक्सरसाइज करते हैं और ना ही दिन भर एक्टिव रहते हैं। ये लोग तो बहुत ही बड़े खतरे के कैटेगरी में हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को फिट रहने के लिए जितनी मूवमेंट चाहिए उतनी मूवमेंट वो नहीं देते हैं। थर्ड कैटेगरी है जो एक्सरसाइज भी करते हैं रोजाना और एक्टिव भी रहते हैं दिन भर। जैसे लोग बहुत ज्यादा अपने मन में भी स्टेबिलिटी फील करते हैं और अपना वेट को भी अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। तो आपको थर्ड कैटेगरी वाली बनना है। नेक्स्ट हम आते हैं स्लीप पर। मैंने आपको बताया था कि जो स्लीप होती है उस समय हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारी बॉडी रिजुवनेट होती है। तो स्लीप को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। आपने देखा होगा कि जब हमारी 2-3 दिन या 1 दिन की भी स्लीप मिस हो जाती है, हम रात भर जग जाते हैं, कोई फैमिली फंक्शन है, शादी ब्याह है, तो हम अगले दिन हमारी तबीयत हमें बहुत डाउन लगती है, हमें बहुत प्यूकिश लगता है या हम बहुत थके हुए, और कई लोगों को सर्दी खांसी छींके आने लगती है। तो ये हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको अच्छे से वर्क करने के लिए हमें 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए। तो साउंड स्लीप के लिए आपको 2-3 स्लीप हाइजीन, स्लीप प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि आप सोने के 2 घंटा पहले अपने गैजेट से दूरी बनाएं, क्योंकि गैजेट में से जो ब्लू रेज निकलती हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, तो ये जो ब्लू रेज होती है ये आपके स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब कर देती हैं। स्लीप हार्मोन जो होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है। जैसे जैसे सन सेट होता है, अंधेरा होने लगता है, ये स्लीप हार्मोन हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है, जिसका नाम है मेलाटोनिन। और जब हम इसको कॉन्स्टेंटली हाई बहुत ज्यादा लाइट से एक्सपोज कराते हैं तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा, रात को कैफिनेटेड ड्रिंक न लें। अगर किसी को कॉफी, चाय या ये सब चीजों को लेने की आदत है तो बहुत ज्यादा लेट नाइट इसको नहीं लेना चाहिए। थर्ड है कि आप अपने माइंड में पीसफुल रहें। आप दिन भर फिजिकली थकें लेकिन मेंटली आप ज्यादा न थकें, तो आपको बहुत साउंड स्लीप आती है। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो आपकी स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, और आपकी नींद अगर अच्छे से पूरी होती है तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं दिन भर। और कई लोग क्या करते हैं कि शाम को सो जाते हैं और फिर रात को उनको नींद बहुत लेट आती है, तो इस तरह से उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है।
तो स्लीप साइकिल को सही रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो आपके ओवरऑल वेलनेस पे रिफ्लेक्ट करती है। आप अंदर से कितने स्टेबल हैं उतना ही आप अपने डिसीजेस को दूर रखते हो। तो जो मीना दीदी कराते हैं प्राणिक हीलिंग, वो बेसिकली इसी चीज पे काम करता है कि आपके जब इमोशंस क्लीन होते हैं, जब आप पॉजिटिव इमोशंस में होते हो, तो आप न केवल दूसरों को भी हील कर सकते हो, बट सबसे पहला जो फायदा मिलता है वो अपने आप को मिलता है। तो किसी भी चीज के लिए स्ट्रेस लेने के पहले ये सोचिए कि क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं अपनी बॉडी को हार्म कर सकूं। तो अगर आपके अंदर से आ जाए कि हाँ यस ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मेरी बॉडी का हार्म हो जाए तो भी चलेगा, तो फिर आप उस चीज को स्ट्रेस लेवल पे आने दीजिए, नहीं तो नहीं। क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रेस लेते हैं ना, हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, जो आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है और आप ज्यादा बीमार पड़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एनर्जी ब्लॉकेज से सारी डिसीजेस पैदा होती हैं, आपको पता है मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं, आपके घुटनों में पेन, अस्थमा, डायबिटीज और कितनी सारी प्रॉब्लम है जो कि आपके इमोशंस के अप एंड डाउन से लिंक्ड होती है। आपके इमोशन अप एंड डाउन होते हैं तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे किसी चीज से जुड़े, आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, या अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो भी अच्छे प्रयास होते हैं वो आप करें, तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैं लास्ट में इतना कहना चाहूंगी कि जो गुड हेल्थ होता है या फिटनेस होती है वो कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने आज सोचा और आप उसको अचीव कर लेंगे। बट अगर आप अपने डाइट में रिक्वायर्ड चीजों को इंक्लूड करेंगे, अगर आपको जब अवेयरनेस आ जाती, जैसे आज का जो सेशन है वो आपको अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि मुझे 4 बेसिकली चीजों पे काम करना है, मेरी डाइट पे, मेरी एक्टिविटी पे, मेरे स्लीप पे और मेरे इमोशंस पे। अगर इन चारों चीजों को आपने प्रॉपरली सही किया, सिंक्रोनाइज किया अपने रूटीन में, आपको जैसे ही रियलाइजेशन होते हैं आप एफर्ट्स लेने लगते हैं। एफर्ट्स के लिए सही टेक्निक यूज करना जरूरी है, आपको मोटिवेशन मिलती है और फिर रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं। तो जो चीजें बहुत लंबे समय से चल रही आ रही होती हैं, जो आपके ओल्ड हैबिट्स हैं, उनको चेंज करना मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप उसको समय रहते रिप्लेस करेंगे अच्छी हैबिट से, तो ये टाइम, एफर्ट्स और विल पावर की सहायता से अगर आप इसको कर सकते हैं तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर टेक केयर करते हैं तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी एक एक्सीलेंट सिस्टम है जिसमें इनबिल्ट इंटेलिजेंस होता है सभी चीजों को सुधारने का। तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिसीज नहीं आती है, आप बिना मेडिसिन के अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। मैं इस बात पे फर्मली बिलीव करती हूँ कि जब आप फिट रहते हैं, जब आपकी वेलनेस अच्छी रहती है, तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं रहती है। और मेरा जी, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत रहती है। अच्छा, गैस का प्रॉब्लम रहता है भाभी को, है ना? उसके लिए आप कुछ बताएंगे, इनको बोल रहे हैं। जी, तो जो गैस का प्रॉब्लम होता है वो 2-3 कारणों से होता है। सबसे पहले कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करते हैं और वो गैस फॉर्म करते हैं। इसमें कोई जनरल ऐसा नहीं है कि गोभी अगर पर्टिकुलर आपको सूट नहीं करती तो वो सभी को सूट नहीं करती। कई लोग बोलते हैं दाल खाने से उनको गैस होती है, या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट हो सकता है, मिल्क लेने से भी किसी को गैस होती है। ये सबका इंडिविजुअल बॉडी का रिस्पॉन्स है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से फूड आइटम है जो आपके डाइट में आपको गैस क्रिएट करते हैं, जब भी आप उनको लेते हैं और आपको गैस होती है, खीरा, एप्पल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमनली लोगों को गैस क्रिएट करती है। तो अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर सके तो आपको उन्हें डाइट से रिमूव कर देना चाहिए, रिमूव करके वापस देखना चाहिए। दूसरा है इनएक्टिविटी, गैस के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदार कॉज होती है। तीसरा कारण है कि दिन भर अपने मंचिंग करते रहना, यानी कि एक मील जब हम लेते हैं तो 2 घंटा टाइम लगता है उसे पूरा पच के डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलने में, लेकिन कंटिन्यूअस हम खाते रहते हैं ना, तो फिर ये फर्मेंटेशन और हमारी बॉडी से ठीक तरीके से डाइजेशन एलिमिनेशन नहीं हो पाता, तो फिर गैस की ट्रबल होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी आप अगर चालू करेंगे, डाइट को क्लीन रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, तो गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत हद तक रिलीव हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। और कोई है? थायराइड है मुझे, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस, क्या खाना, कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हो तो मेरे लिए अच्छा होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो थायराइड में क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। अगर आपको हाइपोथायराइड, तो अगर हाइपो
जी, हाइपो है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने फूड को हमेशा सोच समझ के लेना है। आपको कैलोरी डेंस चीजें नहीं लेनी है, जैसा कि मैंने आज आपको बताया है। आपको कैलोरी से लाइट चीजें लेनी है। आपको एक्सरसाइज रेगुलरली अपने रूटीन में करनी है। और कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, सोयाबीन, पीनट, इन चीजों को थोड़ा कम मात्रा में लेंगे। अगर लेंगे भी तो कुक्ड वैरायटी लेंगे, अनकुक्ड नहीं लेंगे, कच्ची नहीं खाएंगे। और बाकी आपका खाने पीने में कोई परहेज नहीं है। आप अपने जनरल अपने वेट को कम करेंगे। अगर आप अपने वेट को कम में मेंटेन करेंगे तो आपका थायराइड का मेडिसिन भी कम हो जाएगा और अपने अपने थायराइड को रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। या हेलो शिल्पी जी, देयर इज अ क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेटाबॉलिज्म जो हमारा स्लो हो जाता है, जैसे वी आर एट 49-50, तो कौन से ऐसे फूड हैं जो मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, वी शुड टेक, मतलब ऐसा कुछ है? जी, तो मेटाबॉलिज्म जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, एक इकलौती ऐसी चीज है जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, वो है आप अपने मसल को बिल्डअप करिए। एज के साथ साथ जो आपकी मसल्स हैं वो कम होने लगती हैं। उनको बिल्ड करने के लिए अगर आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में ऐड करते हैं, या थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस ऐड करते हैं, जो आपके बॉडी वेट के अगेंस्ट में आप एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे आप अपनी मसल को बिल्डअप करेंगे। और मसल को बिल्डअप करने से आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। ग्रीन टी जो होती है उसको भी फ्रिक्वेंटली जब आप लेते हैं या कैफिनेटेड ड्रिंक लेते हैं, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए क्लेम करते हैं, लेकिन वो चीजें शॉर्ट टर्म होती हैं। अगर आपको रियली में मेटाबॉलिज्म अपना बढ़ाना है तो एक ही तरीका है, बॉडी में फैट को कम करिए और मसल्स को बिल्ड करिए, क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो कैलोरी को खर्च करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए एक्सरसाइजेस करना ही इकलौता तरीका है जिससे करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू। हाँ शिल्पी जी, मेरा क्वेश्चन है। ओके। मेरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मैं दोपहर को ना अगर चुपचाप सो जाऊं ना शांति से, बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे, तो मैं शाम को उठ के ठीक फील करती हूँ। लेकिन आज जैसे ये आपका सेशन था तो लोगों को कनेक्ट करना और कुछ मेरे अपने काम चल रहे थे कॉलेज के व्हाटएवर, अगर मेरा माइंड पूरा एक्टिव रहता है ना, दोपहर भर मैंने थोड़ा सा रेस्ट नहीं लिया ना, तो इस समय मुझे बहुत भूख लगती है, ऐसा लगता है कि मैं खाली हो गई हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसे ही मेरी एनर्जी ड्रेन होती है और फिर उसमें लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ खाने की जरूरत है। इसको मैं कैसे मैनेज करूँ? ओके, तो आपका कहना है कि जब आप किसी काम में एंगेज रहते हैं तो आप भूखे, आपकी ब्रेन आपकी फूड को डिमांड करता है, और जब आप सो जाते हैं तो आपको खाना याद नहीं आता, करेक्ट? यार थोड़ा रिलैक्स हाँ रहती हूँ। अच्छा, पूरा टाइम दिमाग चलता है ना तो बहुत जल्दी भूख लगती है, एज आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हमारे दिमाग में, हमारे अंदर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रेन रहता है उसका फूड है ग्लूकोज, उसको कांस्टेंट सप्लाई ग्लूकोज का चाहिए। लेकिन ये एक फॉल्स हंगर के सिग्नल हो सकते हैं। अगर आपने पिछला मील अच्छे से खाया है तो इमीडिएटली भूखा फील करने का तो कोई रीजन नहीं दिखता। इस समय आप अपने पानी का इंटेक बढ़ाइए और थोड़े जो डिटॉक्स वाटर होते हैं, डिटॉक्स वाटर यानी कि एक खीरा और नींबू वाला पानी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप एक बड़ी बोतल में, ऐसे कांच की बोतल में आप खीरा और नींबू, लेमन पानी, लेमन जूस को डालकर आप उस पानी को पिएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा, चिया सीड आती है, चिया सीड, सब्जा सीड, ऐसे बीज आते हैं, बाजार में मिल जाते हैं, उनको आप पानी में डालकर सोक कर दें और उस पानी को आप पीते जाएं। तो इससे भी आपको जो कांस्टेंट एक भूख लगने की बार बार फीलिंग होती है वो हटेगी। तीसरा, आप अपने पानी में जीरा, मेथी, सौंफ, अजवाइन, इसको पीस के इसका पाउडर बना के ऐड करें और फिर उस पानी को लेते जाएं। और कभी कभी और भी अगर लगे कि नहीं इससे नहीं हो रहा तो फिर एक गिलास पतला बटर मिल्क पीना भी आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है और बहुत अच्छा होता है। एक दो कुकुम्बर जो खीरा होता है वो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मील प्रॉपर लिया है तो फिर बीच में केवल हल्की चीजें ही आप ले सकते हो, 3 घंटे का गैप दिए बिना।
कॉन्स्टेंटली आप कुछ 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 खाएंगे तो फिर वेट गेन होने की चांसेस रहेगी। तो सबसे अच्छा चेक ये है मीना दीदी कि आप पानी पिए और फिर से चेक करें कि क्या मैं सचमुच में मैं हंग्री थी, ये मेरा एक फॉल्स ब्रेन का सिग्नल था। तो उसको चेक करने के लिए पहले 2 गिलास पानी पिए और फिर चेक करें कि इफ यू आर स्टिल हंग्री, इफ यू फील लाइक हैविंग समथिंग, then go for some veggies, fruits, nuts or seeds. These are healthier options to choose from. Choose from these options and then you can move on to other. Okay. Thank One you. more thing. Thank you. We'll try to follow. Any limit for having these nuts and Yes, definitely. Definitely. जो nuts होते हैं, seeds होते हैं, they are calorie rich, लेकिन nutrients भी इसमें बहुत होते हैं, पावर पैक्ड होते हैं, कैल्शियम अच्छा होता है, जिंक अच्छा, सेलेनियम अच्छा। Nuts or fruits? नट्स की बात कर रही हूँ, नट्स और ड्राई फ्रूट्स की बात कर रही हूँ। नट्स और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो पावर पैक्ड होते हैं, तो कैलोरी भी अच्छी होती है, न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है। तो इनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाने से आपकी कैलोरीज बढ़ जाएगी। तो आप मुट्ठी भर 8 दाने 10 दाने आप रेगुलरली खाएंगे तो आपको हेल्दी फैट मिलता है, हेल्दी कैलोरी मिलती है। लेकिन इसी को आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे तो फिर आपकी कैलोरीज बढ़ जाएगी। तो आप इनको भिगो कर खाएं हमेशा, और 8 दाने काउंट करके, जितने पीस आपको खाने हैं उतने पीस काउंट करके आप 8 से 10 दाने तक आप खा सकते हैं। Okay, thank you. तो किसी का क्वेश्चन है? हेलो शिल्पी दी। हाँ बताइए बताइए। बस वो जूस वाला बता दीजिए ना, अगर जूस की जगह फिर हम क्या लें? आपको होल फल लेने चाहिए। फलों का जूस निकालने से, फलों का जो जूस अच्छा। निकालते हैं तो जो फ्रूट शुगर होती है, फलों का जो अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम पार्ट होता है वो होता है उसका रेशा पार्ट। इसीलिए हम फलों को खा सकते हैं, वो हमारी शुगर को नहीं बढ़ाते क्योंकि उसमें रेशा होता है। जब हम रेशे को सेपरेट कर देते हैं, केवल उसका जूस को लेते हैं, तो वो हमारी शुगर को शूट अप करता है, तो मोटापा भी करता है। जिनको डायबिटीज है वो बिल्कुल फल की जूस नहीं ले सकते हैं। तो फलों के जूस की जगह आपको साबुत होल फल लेने चाहिए रेशे के साथ। लेकिन अगर वेजिटेबल को जूस बना रहे हैं और बिना छाने उसको पी रहे हैं, वेजिटेबल की स्मूदी पी रहे हैं या वेजिटेबल का जूस पी रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन फलों को जूस बनाना, फलों को जूस बना के उसका रेशा अलग करके पीना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। ओके, थैंक यू। वेलकम। हेलो। हाँ हेलो शिल्पी जी, एक क्वेश्चन था। हाँ, एक्चुअली आपने बोला कि चिया सीड एंड सब्जा सीड जो है, तो इसको रात में चिया सीड को भिगा के सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है या फिर दिन में भी ले सकते हैं? दिन में भी ले सकते हैं आप, किसी भी टाइम जिस समय आपको सुटेबल लगे आप उसको ले सकते हैं। इसको आप अपनी स्मूदीज में डाल सकते हैं। आप इसके साथ कुछ बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको इवनिंग में ले सकते हैं। तो कैसे भी ओवरनाइट इसको मतलब भिगाना नहीं, जरूरी नहीं है। इसको भिगो देना तो ये फूल जाते हैं, दाने जेली जैसे हो जाते हैं। तो ये जेल जो होती है ना, ये आपके स्टमक की लाइनिंग को बहुत स्मूथ कर देती है, एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है, तो आपको फायदा मिलता है। तो जो भी सीड होते हैं ना, उसको पानी में भिगो देने से वो ज्यादा अच्छे फायदे करते हैं। ओके ओके। तो चिया सीड आप थोड़ी देर भी पानी में भिगोने से फूल जाते हैं। तो पूरी ओवरनाइट भिगोने की जरूरत नहीं। आप 1 घंटा भी, अगर आधा घंटा भी उसको छोड़ देंगे पानी में डालकर, फिर आप उसको जैसे लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। थैंक यू सो मच। हेलो शिल्पी जी, 1-2 क्वेश्चन और, अगर आपको लेट नहीं हो रहा है तो। हाँ श्योर, बताइए। जैसे ना हम लोग इसबगोल लेते हैं सुबह, हाँ, है ना, वो कितना सही रहता है बॉडी के लिए? और रात को भी लोग लेते हैं, कुछ लोग शाम को लेते हैं। बिल्कुल। तो कुछ नॉर्मल फाइबर जो हमारे डाइट में होते हैं उसमें है ओट्स में बहुत अच्छा फाइबर है, मेथी में बहुत अच्छा फाइबर है, सभी तरह के वेजिटेबल में बहुत अच्छे फाइबर हैं, छिलके वाली दालों के छिलके में फाइबर है। अगर इन फाइबर से आपका मोशन क्लियर हो जाता है, पानी को बढ़ा के रखिए। अगर इन चीजों से आपको मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आपको अलग से इसबगोल लेने की जरूरत नहीं है।
पर जिन लोगों को इन चीजों से पेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वो अगर इसबगोल लेते हैं तो चल जाएगा। तो फिर रात को वो गर्म पानी के साथ इसबगोल है या हरड़ है। वेलकम। आप कुछ बाकी है किसी का? हाँ, मैं हूँ। जी बताइए। कैसे हैं मैम आप? आप मुझे पहचाने? नहीं। ओके, मैंने आपसे डाइट लिया हुआ है एनीवे। अरे, अच्छा। हाँ। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा ना वेट स्टक हो जाता है, मतलब जैसे मैंने वेट लॉस कर लिया पर मुझे कुछ 3-4 केजीज और लूज करने हैं, बट वो वेट स्टक हो जाता है, हम कितनी भी मेहनत करें कुछ भी करें यानी। तो मैम हम उस पे क्या करना चाहिए यानी उस टाइम पे? देखिए, बॉडी की ना एक सेट पॉइंट थ्योरी होती है, यानी एक बॉडी पर्टिकुलर वेट पे आके कभी कभी स्टक हो जाता है, फिर उससे नीचे ऊपर नहीं होता। तो वो टाइम में जब आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है वापस, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ आपको ऐसी टेक्निक बताते हैं जिससे वो पॉइंट हिले। और आपको पर्सनली तौर पे मैं बता रही हूँ कि आप अगर इंटरमिटेंट ट्राई करेंगे, मतलब यस मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या बेनिफिट्स है, मींस हमको ट्राई, क्योंकि मैंने काफी रीड किया और रिसर्च भी किया है, पर थोड़ा बहुत स्टार्ट भी किया है, पर मैं एकदम 100% क्या मेंटली श्योर नहीं उस चीज को लेके। हाँ, तो कई बार स्टक वेट जो होता है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से हिल जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे साइंस ये है कि आप टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग करते हो, यानी कि आप दिन में 8 घंटे की विंडो पे आप खाते हो और 16 घंटे आप फास्टिंग में रहते हो। जब आप फास्टिंग में रहते हो तब उस समय आपकी बॉडी में इंसुलिन जो रहता है, इंसुलिन मेनली फैट स्टोरेज हार्मोन होता है, एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं। तो इंसुलिन ही मेन कल्प्रिट होता है जो आपके वेट को कम नहीं होने देता है, क्योंकि हर समय जब इंसुलिन ऊपर रहेगा तो हर समय हमारी बॉडी स्टोरेज मोड पे रहेगी, और जब इंसुलिन डाउन हो जाता है तो ग्लूकेगॉन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है वो रिपेयर और ग्रोथ हार्मोन है। तो ये क्या करता है कि जो स्टोर्ड फैट है उसको निकाल निकाल के बोलता है अब इसको यूज करो और इंसुलिन बोलता है जमा करो। तो जब आप कुछ खाते पीते रहते हो दिन भर तो फिर इंसुलिन हार्मोन एक्टिवेटेड रहता है, तो आप बॉडी का वेट लॉस नहीं कर पाते हो। तो जब आप इंटरमिटेंट में जाते हो तो आप क्या करते हो कि आप लंबे समय तक फास्टिंग करते हो, जिस समय आप ग्लूकेगॉन हार्मोन को एक्टिवेटेड रखते हो और इंसुलिन हार्मोन का लेवल कम रहता है, तो फिर आपका वेट लॉस वापस चालू हो जाता है। दूसरा एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज के फॉर्म को चेंज करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज में वैरायटी लाइए, थोड़ा सा आप अपनी मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए, तो उससे भी वेट लॉस वापस चालू हो जाता है। थर्ड चीज है कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अभी भी डाइट में हो रही हैं, हिडन कैलोरीज जा रही हैं, जिसको करेक्शन करते ही आपका वेट लॉस वापस चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें खा ले रहे हो जो बैलेंस हो जा रहा है और आपका वेट लॉस फर्दर नहीं हो रहा, क्योंकि आपको ये भी जानना जरूरी है कि जब आप वेट लॉस करते हो, है ना, तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी डाउन होती है। मतलब जिस वेट पे आप थे, तो आपका मान लो आपका वेट 70 था, तो मैं जो कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी निकालूंगी तो 70 × 30 करूंगी, तो 2100 की कैलोरी रिक्वायरमेंट थी। अब वेट डाउन हो गया, 65 किलो हो गया, तो 65 किलो के हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट भी कम हुआ है। तो ये वाली गणित के कारण आप सोचते हो कि मैं पहले इस डाइट से वेट लॉस करती थी, अब इस डाइट से वेट लॉस नहीं, क्यों नहीं हो रहा? तो इसके पीछे ये जवाब है कि आपको उस हिसाब से अब अपनी रूटीन में थोड़ी सी और कैलोरी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प लगे तो आई एम देयर टू हेल्प यू अगेन। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। मैम वन मोर थिंग, सॉरी, जैसे एक मिथ है, हमें ये बोला जाता है कि सुबह उठ के आपको कुछ खाना चाहिए जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अवेक हो, यानी नहीं तो आपका जैसे काफी सारे लोग सुबह उठ के खाते नहीं है, फिर देर से खाते हैं, तो वो एक रीजन होता है मेटाबॉलिक रेट को डाउन होने का, यानी तो इज इट ट्रू? तो इंटरमिटेंट में फिर कैसे किया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो डाइटिशियन ये बोलते हैं कि उठने के 2 घंटे के अंदर कुछ खाओ, लेकिन सही पूछेंगे, सही मायने में पूछेंगे तो आप उठने के बाद अपना वाटर इनटेक अच्छा रख सकते हो, आप दालचीनी लेमन का पानी ले सकते हो, और इंटरमिटेंट के हिसाब से जो टाइम आपका आता है 9:30, 10, 11 बजे का जो भी टाइम आता है, डायरेक्टली उसमें अपना फर्स्ट मील चालू कर सकते हो। तो आप जो गैप रखते हो, सब्सटेंशियल गैप, रात का जो फास्टिंग आवर होता है 12 घंटे, 8 घंटे आप सोते हो,
उठने के बाद आप जी। 3-4 घंटे और आप कुछ नहीं खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप पानी का इंटेक अच्छा रखो, आप अपने बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ाओ, तो वो चीज अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू शिल्पी, आपने बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर किया और बहुत लोगों को के क्वेश्चंस के आंसर दिए, अपने लेवल पे सेटिस्फाइड भी किया लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। हम लोग Thank ट्राई you. करेंगे कि हम फिर भी आपको बुलाएं। थैंक यू। Thank you so much everyone for joining.